मॉडल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने देख लिया था कि हमारे पास 4 होमोजेनियस इक्वेशन आई थी और उन सब इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स में जो है इंसर्ट कर देना है। पुट करके यहाँ पे हम उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे और डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास एक ये फाइनल इक्वेशन आएगी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक। और अब हमने क्या करना है, in order to simplify equation number 14, Further, Croning and Penney-Mord assume that potential energy is zero at data sites and equals V naught in between them। यानी जहाँ पे आयन होंगे वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा और दो आयन्स के बीच जो है वो आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जैसे हमने स्टार्ट में बताया। This further assume that as the height of the potential barrier V tends to infinity and the width of the barrier B approaches zero in such a way that the product V naught B remains finite। यानी हमारे पास जो है फर्दर उन्होंने सपोज किया था कि हमारे पास जो बैरियर है वो इस तरह का है कुछ, ठीक है। बैरियर हमारे पास इस तरह का है, इसकी हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इनफाइनाइट हाइट हो जाएगी, ठीक है। और जो उसकी विड्थ है, यानी ये जो उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी है, आप विड्थ फाइंड करेंगे, ये क्या है बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगी, यानी हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप इसी को देखेंगे कि ये जिसकी विड्थ है ग्राफ की, ये क्या होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी, ज़ीरो तक हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जम्पशन की थी क्रॉनिंग पेनिंग ने। और पोटेंशियल बैरियर बिकम डेल्टा फंक्शन। और ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास आप कह रहे हैं कि बैरियर की हाइट जो है वो इनफाइनाइट हो रही है, तो वो एक डेल्टा फंक्शन की सूरत में बन जाएगा क्योंकि उसकी विड्थ है नहीं और वो एक सिंपल पीक है, ठीक है। type potential energy V naught separated by a distance a, the potential energy barrier being zero in between the delta function। यानी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने हाइट बहुत बढ़ा दी और हाइट बढ़ाने की वजह से उसकी विड्थ कम हो गई है। इसी तरह यहाँ पे आप बनाएंगे तो ये जो सारी विड्थ थी ये जो है वो ये कम होके सिर्फ इतनी सी रह गई, ठीक है। विड्थ कम होगी और एक जैसे शार्प पीक सिर्फ नहीं होती, आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि एक बैरियर है, मतलब बैरियर जो थे आपके पास ये वाली पोजीशन ये अब इतनी छोटी हो गई है और एक लेटेस्ट साइड से दूसरी लेटेस्ट साइड तक आप देखेंगे आपके पास ये सिचुएशन आ रही होगी, ठीक है। और इनके बीच जो है पोटेंशियल आपके पास अब क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ जैसे यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो था और इन पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा। Under these circumstances, the model is modified to one of the series of wells separated by infinitely thin potential barrier, quantity V naught B, where V naught tends to infinity and V zero is called the barrier strength। इसको barrier strength कहते हैं, ठीक है। जब जहाँ पे आपके पास V naught हम infinity लेंगे और B जो होगा वो ज़ीरो होगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, B अगर हम ज़ीरो कर रहे हैं तो हम अपनी इक्वेशन जो हमने 14 ली है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास B जो है वो कहाँ ज़ीरो बन रहा है, अप्रोचेस टू ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। B यानी विड्थ उसकी इतनी कम हो जाएगी, हम कहेंगे तकरीबन ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो तक जा रही है। तो पहले हम इस इक्वेशन का देख लेते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। साइन हाइपरबोला बीटा B किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं एंगल जो है वो B है, एंगल जो है उसमें बीटा भी है और B की टर्म जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो यानी इतना कम है। अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब होता है कि आप जैसे लें 0.00, यहाँ मैं इतने ज़ीरो डालती जाऊँ फिर जाके कहीं आए 1, ठीक है। तो इतने ज़ीरो बाद 1 आ रहा है, अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि ये तकरीबन हमें ज़ीरो ही लगेगा, ठीक। तो अगर इतना एंगल आपके पास आ जाता है, इतना छोटा एंगल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या करेगा, एंगल को मज़ीद छोटा बना देगा। तो इतने छोटे एंगल पे आप देखेंगे कि अगर साइन की वैल्यू लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक की, तो वो यही वैल्यू आएगी जो एंगल होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना वेरी स्मॉल एंगल के लिए हमारे पास साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, हम कहते हैं साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो थीटा के ही इक्वल हो गया जब बहुत छोटा एंगल हो। एंगल जब हमारे पास क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो। तो यहाँ पे भी सेम आपके पास वही वाली कंडीशन लगी है कि B हम अभी कह रहे हैं, B यानी कि जो हमारे पास बैरियर की विड्थ थी वो इतनी कम हो गई है कि हमारे पास ये एंगल जो है बीटा B इस साइन हाइपरबोलिक बीटा B के इक्वल आ रहा है। और इसी तरह आप कॉस हाइपरबोलिक B के बीटा B क्या हो जाएगा, उसका तो सोल्यूशन वैसे भी बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास B हम कह रहे हैं ज़ीरो तक अप्रोच हो रहा है, यानी इतना छोटा है आप ज़ीरो तक उसे लेके जा रहे हैं। तो ये वाली टर्म अगर कॉस ज़ीरो भी हो जाए तो कॉस क्या आता है, आंसर मैक्सिमम आता है 1 आता है। तो इसका मतलब है अगर बीटा ज़ीरो भी B जो है वो ज़ीरो तक भी चला जाए तो कॉस ज़ीरो होकर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा।
और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 14 थी वो कैसे हो जाएगी, वो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा अल्फा। यहाँ पे आपके पास क्या था, साइन हाइपरबोलिक बीटा बी, उसकी जगह सिर्फ बीटा बी रह गया, क्योंकि इसको हमने जब ये कंडीशन लगा दी तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम साइन हाइपरबोलिक बीटा बी को बीटा बी के इक्वल लिख सकते हैं। साइन अल्फा ए था साथ, फिर प्लस अल्फा ए आप देखें कि क्या था एक्चुअली, ऊपर इक्वेशन नंबर 14 देखें आपके पास यहाँ पे साइन अल्फा है, फिर कॉस बीटा बी, और फिर कॉस अल्फा है, और फिर कॉस के ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें साइन अल्फा ए तो वैसा का वैसा आ गया, क्योंकि इसमें बी की टर्म है ही नहीं, इसलिए अल्फा ए यहाँ आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फा ए बन रहा है, यहाँ पे भी बी की टर्म नहीं है तो ये सेम वैसी रहेगी। फिर आप आगे देखें कॉस के ए प्लस बी था, बी हम कह रहे इतना छोटा हो गया कि 0 के इक्वल, तो हम यहाँ बी नहीं लिखेंगे, तो सिंपल रह जाएगा कॉस के ए। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 15 बनेगी। और फिर हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक अपना प्रीवियस नॉलेज थोड़ा रिवाइज करते हैं, जिसमें क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो जब हमने स्टार्ट में बताया था आपको कि अल्फा स्क्वायर जो है वो हमने किसके इक्वल लिया था, वो हमने लिया था 2me/h कट स्क्वायर, ठीक है, बाय h कट का स्क्वायर, ये आपके पास है 2me/h कट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर हमने कहा था 2m/h कट स्क्वायर b नॉट माइनस ई, ये आपके पास माइनस ई है। और फिर आप देख रहे हैं इनको अगर इसमें से कॉमन लेते हैं, 2m/h कट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पीछे बचेगा e प्लस b नॉट माइनस ई आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, वी नॉट रह जाएगा, यानी 2m/h कट स्क्वायर वी नॉट बच जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपने क्या करना है, इस सारी इक्वेशन को दोनों साइडों पे 2 अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ जो इक्वेशन नंबर 15 है वहाँ पे है, ठीक है, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसा बना रहे हैं जैसा यहाँ पे है। तो यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा बीटा यहाँ पे भी आएगा, एक साइड पे हम अकेले नहीं ला सकते, इसलिए हमें दोनों साइडों पे लाना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा दोनों साइडों पे ये आ गया। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो है ना सारी कंडीशन ये किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें कट रही होंगी, 2 कट जाएगा, पीछे रह जाएगा एम वी नॉट बाय अल्फा बीटा एच कट स्क्वायर। तो इस सारी की जगह जो इक्वेशन नंबर 15 है आप क्या लिख देंगे, एम वी नॉट अल्फा बीटा एच कट स्क्वायर। क्या लिखे आपने, एम वी नॉट अल्फा बीटा एच कट स्क्वायर, और साथ आपके पास यहाँ पे इक्वेशन में ही क्या था, बीटा बी था, साइन अल्फा ए था, प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के, ये आपके पास इक्वेशन थी। अब आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और लाएंगे हम, यहाँ से बीटा जो है ना एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी बीटा था, यहाँ पे भी बीटा था, और बीटा जो होंगे वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बीटा कैंसिल हो गए, और पीछे आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे b बच गया, ठीक है, एम वी नॉट b बच गया, और यहाँ नीचे अल्फा एच कट स्क्वायर बच गया। यहाँ पे a हमने ऊपर भी खुद लाए तो अकेला नहीं ला सकते, इसलिए हमें इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो a यहाँ पे नीचे भी आया ऊपर भी आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा ए, और ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस कॉज अल्फा ए और कॉज के ए, ये आपके पास सेम इक्वेशन वही आ जाएगी जो आपके पास ऊपर है बाकी सारी। और उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, आप इस सारी क्वांटिटी को यानी ये जो साइन अल्फा ए के साथ है इसको आप p कह देंगे, हम एज्यूम करते हैं कि इस सारी क्वांटिटी का नाम p है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस p साइन अल्फा ए। अच्छा, इसमें भी आपने देखना है कि आपके पास p के इक्वल कौन सी चीज़ बन रही है, p के इक्वल ये सारी चीज़ बन रही है, ठीक है, ये सारी आपके पास p के इक्वल है, तो आप कह देंगे p साइन अल्फा ए, और यहाँ पे अल्फा ए रह गया, ये लिख दिया हमने, प्लस कॉज अल्फा ए इक्वल्स टू कॉज के ए। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या हो गया, यहाँ तक ये इक्वेशन आ गई। अब आप इसका ग्राफ देखें, अगर ग्राफ देखेंगे तो आपके पास किस तरह बन रहा होगा, ग्राफ की कुछ शक्ल ऐसी होगी जैसे एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे, अल्फा ए लेंगे, और वाई एक्सिस पे आप ये दे देंगे, इस पूरी इक्वेशन को ले रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने इस इक्वेशन को ड्रॉ किया है।
और इसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो ग्राफ कैसा बन रहा है, साइन की फॉर्म में ग्राफ बन रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो है -1 और 1 के बीच जो है उसकी मेन आपके पास क्या है होनी चाहिए पीक्स, लेकिन कुछ पीक्स जो हैं वो 1 और -1 को भी क्रॉस की हुई हैं। ठीक है, 1 और -1 के बीच आपका ग्राफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि कॉज जो है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू जो होती है आपके पास 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या किया, 1 और -1 के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इसके जो है एंगल, डिफरेंट एंगल -π, -2π, -3π हर लेटेस्ट पॉइंट्स पे आपने देखा है। यहाँ पे बैरियर आपके पास जैसे यहाँ पे पीक आ रही है, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, फिर आपके पास वेल वाली शेप है यानी पोटेंशियल मिनिमम है आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद बीच में आपके पास विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पे आपके पास विड्थ कम है। इस तरह आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और इसकी कुछ देख लेते हैं एनालिसिस। द क्वांटिटी ऑन इट्स राइट हैंड साइड इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ एल्फा और द कोसाइन टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन कैन ओनली हैव वैल्यूज बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, ये जैसे कॉज ए कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सिर्फ -1 और 1 तक होती हैं, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने वो ड्रॉ की हुई है जो -1 और 1 तक। ठीक है, और A consequence of this limitation is that only certain value of alpha are allowed। इससे पता चल रहा है कि हमारे पास सिर्फ एनर्जी की certain values ही allowed हो सकती हैं। और left side of equation 17 it is clear that specific value of energy cos k only have one value। और moreover cos k a is an even periodic function, it will have the same value whether k is positive, negative or it is increased by integral multiple of 2π। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि हम इस तरफ को आ रहे हैं या इस तरफ को आ रहे हैं, हमारे पास कॉस की जो है आपके पास क्या हो रहा है, यानी यहाँ से अगर हम इस तरफ को जाते हैं तब भी हमारे पास सेम आपके पास शेप में है, यहाँ से इधर आते हैं तो सेम, तो कॉस जो है वो आपके पास इवन फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे प्लॉट shows energy as a function of k if k is to be real, magnitude of cos k should be less than 1 which correspond to the allowed energy band। अच्छा, ये सारी बातें जो है एनर्जी की बातें की हुई, ये जब हम बैंड्स का देखेंगे उसमें भी ये बातें डिस्कस होंगी। On the other hand, those values of energy E for which cos k is greater than 1 only the imaginary value of k are possible which correspond to the forbidden band। तो अगर हमारे पास cos की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, इसका मतलब है फॉरबिडन बैंड के लिए, यानी कि आपका पास जो है ये जैसे ग्राफ है 1 से ऊपर की जो वैल्यू है, जैसे ये आपके पास कर्व है। ठीक है, यहाँ पे ये कर्व, तो ये सारी फॉरबिडन होगा फॉरबिडन गैप के लिए, और ये भी फॉरबिडन गैप के लिए, जबकि बीच में ये जो वैल्यू हैं सिर्फ ये अलाउड वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, जो 1 और -1 के बीच की वैल्यूज हैं। और इसके बाद हम इसका एक थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास एक तो हमने लेटेस्ट कांस्टेंट से जो है हमने देखा हुआ है, और आपके पास जैसे k π/a फर्स्ट बिलियन जोन पे है, फिर आप देख रहे हैं 3 π/a पे ये बन रहा है। तो इसमें ग्राफ में एक चीज़ आप नोट करिएगा, जैसे आपने आपकी पीक बढ़ी है, पीक बढ़ना शुरू हुई है, जैसे आप ये वाली देख रहे हैं कर्व। ठीक है, इसकी पीक बढ़ने की वजह से इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शेडेड एरिया ये अलाउड वैल्यूज़ हैं, ये बैंड है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या होना शुरू हो गई है, श्रिंक करना शुरू हो गई है। जबकि ये वाला आप देख रहे थे कर्व, इसकी विड्थ ज़्यादा थी, यानी बी ज़्यादा थी इस पीक की, और ये पीक भी थी ज़्यादा नहीं थी इस पीक की निस्बत, ये छोटी पीक थी लेकिन इसकी विड्थ ज़्यादा थी, और इसके जो बैंड्स बन रहे थे अलाउड एनर्जी बैंड्स, उनकी विड्थ भी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे पीक बढ़ती गई, अलाउड बैंड की विड्थ जो है वो डिक्रीज करती गई है। ठीक, तो इसका एनालिसिस यहाँ कुछ देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ इक्वेशन 17 लीड्स अस टू द फॉलोइंग inferences। Number 1, allowed range of alpha A permits a wave mechanical solution to exist. Thus, the motion of electron in a periodic lattice is characterized by the bands of allowed energy separated by the forbidden region। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे हम अलाउड बैंड कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, बीच में हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड होंगे। ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ अलाउड बैंड में ही क्रिस्टल लेटिस के अंदर मूव कर सकेगा। और as the value of the alpha A increases, the width of the allowed band also increases। जैसे alpha A आप देखें यहाँ 0 होता है, 0 से हम जैसे जैसे इस तरफ को मूव करें, आपके पास width जो है वो बढ़ रही है। ये इनकी width क्या थी, कम थी, जैसे जैसे दूर के बढ़ी। इसी तरह यहाँ से भी 0 से इस तरफ को बढ़े, जैसे जैसे आपके पास width बढ़ती गई।
As the value of alpha A increases, the width of the allowed band also increases, while the width of the forbidden band gap decreases. तो जैसे जैसे ये वाला आपके पास बैंड बढ़ रहा है, आपके पास जो forbidden यानी बीच में जो एरिया है वो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है. For further understanding, this is the cause of the fact that first term on the right scale of equation 17 on average decreases with increasing alpha A. क्योंकि आपके पास अल्फा जैसे इंक्रीज करता है, आपके पास एवरेज यानी एज ए होल टर्म डिक्रीज करेगी. फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस लुक एट द इन्फ्लुएंस ऑफ द पी ऑन द एनर्जी स्पेक्ट्रम. द क्वांटिटी पी इज नोन टू बी मेजर ऑफ द पोटेंशियल बैरियर स्ट्रेंथ. अच्छा, जो पी है ना, पी हमने डिफाइन किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उससे भी देखते हैं कि हम फर्दर एनालिसिस के लिए उसको यूज़ करेंगे. ठीक है, इफ पी इज़ लार्ज मीन्स द पोटेंशियल बैरियर वी नॉट बी यानी बैरियर स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, लार्ज होगी. द फंक्शन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन नंबर 17 क्रॉसेस +1 एंड -1. यानी पी की वैल्यू बड़ी होगी तो हमारे पास क्या होगा, +1. यानी ये वाली वैल्यू जो +1 थी और -1 थी, इसको जो है फंक्शन वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा ये फंक्शन, इफ पी इज़ लार्ज. ठीक है, और हाँ, P is large means the potential barrier is large. Function described by equation 17 crosses +1 and -1 region at a steeper angle. Steeper angle का मतलब होगा कि आप उसकी पीक देखेंगे नैरो होगी, बल्कि वो आगे हमने बनाई हुई है. ठीक है, thus the allowed bands are narrower and the forbidden bands are wider. तो अगर पी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास पीक बड़ी आएगी. जैसे हम यहाँ पे अभी हम ड्रॉ करेंगे कि आपके पास पीक ज़्यादा आने की वजह से आपके पास बैंड्स जो हैं वो क्या होंगे, अलाउड बैंड वो नैरो हो जाएंगे. वो बैंड क्या हो जाते हैं आपके पास, जैसे ये वाला है जहाँ पे पीक ज़्यादा है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलाउड बैंड जो है वो नैरो है और फॉरबिडन बैंड गैप जो है वो ज़्यादा है. Hence the ratio of the width of the forbidden band gap so that of the allowed band increases. अच्छा, केसेस में आप देख लें कि P अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि इन्फिनिटी है, P इन्फिनिटी का मतलब है कि P बहुत ज़्यादा लार्ज है. ठीक है, और P बहुत ज़्यादा लार्ज होने का मतलब क्या है, जैसे अभी अपने आपको बताया कि P जो है अगर इंक्रीज होगा, इसका मतलब है पोटेंशियल बैरियर स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, है इस पीक ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इसका मतलब है वो डेल्टा फंक्शन बन जाएगा लाइक दिस. ठीक है, अगर P इन्फिनिटी पे है. और इक्वेशन में देखें तो कैसा होगा, P साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए होता है प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के ए इक्वल होता है. तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि P को हम यहाँ से जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं. P को हम ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ख़त्म करना चाहती हूँ मैं. ठीक है, तो मैंने P को अगर ख़त्म करना है, मैं कैसे P को ख़त्म करूँगी, मैंने सारी इक्वेशन के साथ ये जो P है ना इसको ले गई, इसकी कॉस भी ये हो जाएगा. यहाँ पे मतलब बहुत साइड्स पे ना आपने इक्वेशन के क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे कर ही देते हैं. मैंने इसको अगर ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन के साथ मैं डिवाइड करूँगी P. ठीक है, अब ये एक साइड पे नहीं कर सकती, मुझे दोनों साइडों पे करना है, तो मैं यहाँ पे ले आई P. ठीक, अब ये P क्या होगा, इस P के साथ तो ये P कट जाएगा, साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा ए बाई P और कॉस के ए बाई P. तो ये आपके पास ये बचेगा. अब इससे आगे देखें, आपके पास आप कह रहे हैं कि P इन्फिनिटी पे है इस केस में, तो ये वाली टर्म तो सेफ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा ए बाई इन्फिनिटी कॉस के ए बाई इन्फिनिटी. अब ये 1 बाई इन्फिनिटी या कोई भी टर्म बाई इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो. सेम ये वाली भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बचे क्या क्या, साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए. ठीक है, अल्फा ए नीचे वाली टर्म नेक्स्ट इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो बस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन जाएगी. तो साइन अल्फा ए ज़ीरो के इक्वल है. इसका मतलब है कि साइन का कुछ एंगल ऐसा है, एंगल ऐसे पॉइंट हैं पे है जिससे साइन जो है ज़ीरो हो रहा है. साइन ज़ीरो कहाँ पे होता है, साइन जो है पाई पे या पाई के मल्टीपल्स पे, इंटीजर मल्टीपल पे होता है, और 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे. ठीक है, तो हम लिखेंगे n पाई पे. अगर हम अल्फा ए यानी अल्फा ए ये है यहाँ पे क्या एंगल, एंगल अगर n पाई होगा तो हमारे पास साइन अल्फा ए क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, अब हम अल्फा इधर लिखेंगे तो क्या बनेगा, n पाई बाई ए. n पाई बाई ए हो गया. अब अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, वो हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ये हो गई टर्म. अच्छा, अल्फा स्क्वायर अगर यहाँ पे अभी हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर आया है, और आप एक रिकॉल करें पिछली टर्म, तो उसमें आपके पास क्या होता था, अल्फा स्क्वायर 2me बाई एच कर स्क्वायर. दोनों इक्वेशन का आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों अल्फा स्क्वायर की इक्वेशन है, इसलिए हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. और एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर. ठीक है, और
इससे आपको क्या पता चला रिजल्ट? दिस एक्सप्रेशन गिव्स द एनर्जी लेवल ऑफ ए particle in a constant potential box of atomic dimensions. This is what is expected physically as per large p. The tunneling through the barrier becomes difficult. ठीक है, यानी कि आपके पास लार्ज पीरियड जब हो जाएगा ना, आप जैसे यहाँ पे कह रहे हैं एक पीक आ रही है, इसी तरह सेम डेल्टा फंक्शन की तरह दूसरी पीक आ जाएगी, तो यहाँ टनलिंग मुश्किल होगी आपके पास। और सिंपल जो है एनर्जी वैल्यू जो आएंगी ये आपके पास सेम वैसे ही है जैसे आपने अलोड वैल्यू सिंपल वाले केस में ली थी, जहाँ पे आप कहते थे कि कांस्टेंट होगा पोटेंशियल और आपके पास जो है अलोड वैल्यूज जो है एनर्जी लेवल्स की वैल्यू थी, तो वो आपके पास सिचुएशन यहाँ पे आई है। सेकंड आपने क्या करना है, केस टू में पी आप कह रहे हैं लेट्स सपोज पी जीरो है, पी है ही जीरो। अब पी जीरो हो तो इसका क्या मतलब होगा, हम इक्वेशन में पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे जीरो कर देंगे पी की जगह, तो ये साइड टर्म जीरो हो जाएगी। कॉज अल्फा ए वैसा का वैसा और कॉज के वैसा का वैसा, ये आगे दोनों कॉज हैं तो एक कॉज इनवर्स दूसरी तरफ जाके इसको कैंसिल कर देगा कॉज को, तो अल्फा इक्वल्स टू के रह जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर आपके पास 2me बाय एच का स्क्वायर होता है, के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2me बाय एच का स्क्वायर, और के जो है वो 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल भी होता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि E इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इससे आपने E निकाला है, ठीक है, इससे क्या निकाला आपने E निकाला, और इस E में आपने K की वैल्यू डाल दी। K की वैल्यू डालने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, ये कटिंग होके आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेमडा आपको पता है एच बाई पी के इक्वल होता है, यानी एच बाई एम बी के इक्वल होता है, ठीक। तो लेमडा की जगह आप एच बाई पी डाल देंगे यानी एच बाई एम बी, और फिर मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे यानी सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, और आपके पास इक्वेशन जो बचेगी वो होगी E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m या इक्वल्स टू 1 बाई 2m बी स्क्वायर, एनर्जी की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। और इसमें आप क्या कहेंगे कि एनर्जी आप क्या शो कर रही है, दिस इज इक्वलेंट टू द केस ऑफ फ्री पार्टिकल की केस है, हेंस नो एनर्जी लेवल एग्जिस्ट। यहाँ पे तो आपके पास कोई एनर्जी लेवल की तो एग्जिस्ट ही नहीं की, जैसे लास्ट केस में हमने देखा था एन की वैल्यू से हमें पता चलता था एनर्जी लेवल्स है 1 है 2 है 3 है, लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी जो है वो सिंपल एनर्जी हुई है जैसे फ्री पार्टिकल की एनर्जी हो, यानी उसका ग्राफ आप ऐसा बनाएंगे पार्टिकल जो है फ्रीली मूव कर रहा है। और इस केस में जैसे P इनफाइनाइट जाता था तो आपके पास पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी डेल्टा फंक्शन बन जाता था, यानी उसकी विड्थ बहुत कम हो जाती थी, लेकिन ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे इसकी विड्थ है जब P जीरो है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। ये यहाँ तक एंड हो गया।